हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के साइंस 2022 में 22 का पेपर हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों ये कक्षा 10 का है, विज्ञान का 2022 का पेपर है। और दोस्तों उस पेपर में, आज के पेपर में हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ उसके बहुविकल्पी और 1 नंबर के प्रश्नों को भी हम लोग उसका आंसर को देखेंगे। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों ये सेट नंबर है, सेट का नाम है दोस्तों 824 बीजे। ये सेट पेपर का सेट नाम है। और दोस्तों ये जो पेपर होता है 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक 70 अंश का होता है। और दोस्तों इसमें कुछ निर्देश दिया गया है। प्रारंभ में 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको प्रारंभ में 15 मिनट मिलेगा प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए। और दोस्तों दूसरा पॉइंट है कि यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में क, ख, ग में विभाजित होगा। और तीसरा नंबर, प्रत्येक खंड का प्रथम प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर चुन करके लिखना है। दोस्तों जो 23 वाला जो पेपर आने वाला है उसमें बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या 20 होगा, बस इतना ही अंतर है। जबकि इसमें दोस्तों भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और बायोलॉजी, जीव विज्ञान में इसमें केवल 4 ही बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है। लेकिन आपका जो 2023 में पेपर होने वाला है उसमें 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। और दोस्तों आगे दिया हुआ है कि प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है और प्रत्येक खंड नए पृष्ठ सिरे से प्रारंभ कीजिए। आप निर्देश पढ़ सकते हैं। आइए दोस्तों प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, खंड क है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। वायु के सापेक्ष किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों ये हीरा का होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है? सदैव समांतर होती है, एक बिंदु पर मिलती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो दोस्तों चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिया हुआ है कि यदि फाई चुंबकीय फ्लक्स और बी इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और ए इक्वल टू अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है तो इनके बीच सही संबंध ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका जो फार्मूला होता है, चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है बी ए, फाई इक्वल टू बी ए होता है। तो दोस्तों यहाँ पे बी इक्वल टू अगर निकालना चाहे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फाई अपान ए हो जाएगा। यानी दोस्तों पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आइए कुछ और प्रश्न को देखते हैं। इसमें दोस्तों दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों इसमें क्या है, अवतल दर्पण दिया हुआ है, कुछ इस टाइप से होता है। और दोस्तों यहाँ से वस्तु रखा गया है 30 सेमी की दूरी पर, यानी कि दोस्तों 30 सेमी की दूरी पर यहाँ से इसके ध्रुव से इसके बीच की दूरी है 30 सेमी की दूरी पर रखा गया है। और दोस्तों इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है वस्तु पर ही बन रहा है, यानी कि दोस्तों इसका प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनेगा। कितना दूरी पे बनेगा? ये भी दोस्तों आपका हो जाएगा 30 सेमी की दूरी पर। तो दोस्तों यहाँ से इसका जो फार्मूला होता है, दर्पण का जो सूत्र होता है 1/f इक्वल टू होता है 1/v + 1/u। तो दोस्तों इसमें रखेंगे, दोनों का मान निगेटिव हो जाएगा तो इसका भी मान -1/-30 और फिर प्लस माइनस का -1/30। और दोस्तों इसको आप हल करेंगे, 30 एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2/30। यानी कि एफ इक्वल टू दोस्तों कितना आ जाएगा, -15 आ जाएगा। इसको आप हल कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि 40 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो दोस्तों r इक्वल टू होता है 2 × f होता है। तो दोस्तों इसमें फोकस दूरी 40 सेमी दिया हुआ है, तो 2 × 40 यानी कि 2 × 40 कितना हो जाएगा, 80 सेमी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के पेपर में हम जल्दी दिखा दे रहे हैं, फिर इसका जो सॉल्यूशन है अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा।
डिटेल सॉल्यूशन। दोस्तों ग में पूछा गया है कि वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है। दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों में इसलिए किया जाता है कि बड़ी वस्तु को खींच करके छोटा करके दिखाता है हमें वस्तु को, इसलिए उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। ये भी दोस्तों न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ये अगले वीडियो में आपको मिलेगा कि 15 सेमी फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेमी दूरी पर बनता है तो वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है। किरण आरेख भी खींचना है। दोस्तों ये 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, आप इसको लगा सकते हैं और इसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में दोस्तों हम दे दूंगा आपको। इसी तरह से दोस्तों चश्मा संबंधित प्रश्न ये भी 4 नंबर का पूछा गया है। इसी तरह से दोस्तों ये भी आपका 4 नंबर का, और दोस्तों यहाँ पर भी 4 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। और दोस्तों प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है 2 प्रकार के होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। यहाँ से भी दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा। दोस्तों ये सवाल आप लगा सकते हैं, इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। अब दोस्तों आइए और भी देखते हैं। यहाँ से प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, और एक लंबे सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन बातों पर निर्भर करती है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए नियम लिखिए। इस 7 नंबर का प्रश्न दोस्तों पूछा जाएगा लॉन्ग में। और इसका अथवा प्रश्न दिया हुआ है विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, इसकी रचना का सचित्र वर्णन कीजिए और इसकी कार्यविधि समझाइए। विद्युत मोटर का उपयोग भी लिखिए। दोस्तों ये सब 7 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, इसे तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों आइए खंड ख में केमिस्ट्री से प्रश्न दिया हुआ है। इसमें 5 का दिया हुआ है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और दोस्तों याद रखिएगा कि अगर पीएच मान 7 से अधिक होता है तो विलयन कैसा होगा, विलयन क्षारीय होगा। विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। अगर पीएच मान 7 के बराबर होगा तो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। अगर दोस्तों पीएच मान 7 से छोटा होगा तो विलयन कैसा होगा, दोस्तों अम्लीय होगा। 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान 7 याद रखिएगा, यही मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न दिया हुआ है कि अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु कौन सा है। तो दोस्तों अम्ल से हाइड्रोजन जो हटाने वाला धातु होता है आपका एक विद्युत रासायनिक श्रेणी या उसी को सक्रियता श्रेणी आपको याद होना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर करने के लिए। सक्रियता श्रेणी यानी कि दोस्तों इसमें जैसे जिंक ले लेते हैं तो Zn हो गया और प्लस H2SO4 से दोस्तों अगर क्रिया करा देते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन धातु को हटा देता है, यानी कि ZnSO4 बना लेता है और प्लस साथ में दोस्तों यहाँ से H2 हाइड्रोजन गैस निकल जाता है गैस के रूप में। तो दोस्तों Zn इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सक्रियता की श्रेणी अगर याद कर लेंगे तो हाइड्रोजन के ऊपर वाला जो भी धातु होगा वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर ले जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों दिया हुआ है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों प्रोपेन में 3 कार्बन होता है, तो यही आपका हो जाएगा सेकेंड करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों दिया हुआ है कि निम्नलिखित यौगिक के IUPAC प्रणाली में नाम लिखिए। तो दोस्तों पहले का जो नाम हो जाएगा कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। तो दोस्तों 4 कार्बन से होता है ब्यूट। और दोस्तों कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा तो इसके लिए N जोड़ेंगे तो इसका नाम दोस्तों हो जाएगा ब्यूट प्लस N, इसका नाम ब्यूटेन हो जाएगा। ब्यूटेन इसका IUPAC नाम हो जाएगा। और दूसरे का दोस्तों इसमें कार्बन की संख्या 1 2 है, 2 कार्बन के लिए एथ होता है तो 2 कार्बन के लिए एथ और प्लस COOH जुड़ा होता है तो ओइक अम्ल जोड़ते हैं, ओइक अम्ल। तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा 1 एथेनोइक अम्ल, क्योंकि पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसका IUPAC नाम हो जाएगा 1 एथेनोइक अम्ल, 1 एथेनोइक अम्ल। यानी कि दोस्तों याद रखिएगा अगर COOH होता है तो ओइक अम्ल जोड़ते हैं। तो इसमें कार्बन की संख्या 1 2 है, 2 के लिए एथ प्लस N प्लस ओइक, तो इसका नाम एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। अब दोस्तों आगे और प्रश्न देखते हैं। ये दोस्तों पूछा गया है आवर्त सारणी से कि मेंडलीव की आवर्त का नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। दोस्तों 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला ग नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों इस अभिक्रिया को आइए समझते हैं कैसे होगा। यानी दोस्तों इसमें दिया हुआ है पहला नंबर CH3COOH एसिटिक अम्ल होता है और C2H5OH एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में
जब दोस्तों अभिक्रिया कराई जाती है तो यहाँ से OH हटता है और यहाँ से H दोस्तों यहाँ से निकल जाता है H2O और यहाँ से CH3 COO यानी कि दोस्तों इसमें बनेगा क्या CH3 COO CH3COO और प्लस दोस्तों इसमें से निकल जाएगा H2O और इसका नाम दोस्तों हो जाएगा C2H5 मतलब एथिल एसीटेट। इसका नाम याद रखिएगा दोस्तों एथिल एसीटेट। तो इसको आप नोट पॉइंट कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न दोस्तों दिया हुआ है C2H5Br की क्रिया KOH जलीय उपस्थिति में कराते हैं। तो दोस्तों यहाँ से Br और यहाँ से K निकल जाता है, KBr हो जाता है और C2H5OH यानी कि इसमें दोस्तों बनेगा C2H5OH बनेगा और प्लस दोस्तों यहाँ से निकल जाएगा KBr। ये आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इसमें दोस्तों C2H5OH का नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल। याद रखिएगा एथिल एल्कोहल आप नोट पॉइंट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों दिया हुआ है धावन सोडा तथा मीठा सोडा का नाम और रासायनिक सूत्र। तो दोस्तों जो धावन सोडा होता है इसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O होता है और इसका दोस्तों जो रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। याद रखिएगा। और दोस्तों जो मीठा सोडा होता है इसका जो सूत्र होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र होता है, रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये दोस्तों 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगला प्रश्न है द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया जो होता है, 2 लवड़ों के बीच जो अभिक्रिया होता है वही द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। इसको भी तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों 8 का ग है संक्षारण क्या होता है, उदाहरण सहित समझाइए। दोस्तों जो संक्षारण होता है, जो लोहे में जंग लगता है उसको आप रिएक्शन सहित आप समझा सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको भी तैयार कर सकते हैं। 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। अगला दोस्तों ख है साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखिए। ये भी दोस्तों आप तैयार कर लीजिएगा, 2 नंबर का। आवर्त सारणी से दोस्तों 2 प्रश्न पूछा गया है कि आवर्त सारणी में आवर्त और समूह को परिभाषित कीजिए। आवर्त सारणी में दोस्तों जो क्षैतिज जो होता है, पंक्ति होता है, इसको कहा जाता है आवर्त कहा जाता है। और दोस्तों जो खड़ी कॉलम होता है इसको कहा जाता है वर्ग या समूह, इसी को कहा जाता है। तो दोस्तों इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। या दोस्तों अथवा में दिया हुआ है प्रश्न, अथवा में भी प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रिडॉक्स अभिक्रिया को लिखना है। तो दोस्तों रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है, उसको रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसका भी रिएक्शन आप दोस्तों तैयार कर लीजिएगा और साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बता देंगे। अब दोस्तों अगला है सजातीय श्रेणी क्या होता है, ये भी आप तैयार कर लीजिएगा कि अगर 2 कार्बनों के बीच में यानी कि 2 श्रेणियों के बीच में अगर CH2 का डिफरेंट होता है तो उसको कहते हैं सजातीय श्रेणी। इसको भी दोस्तों आप तैयार कर लीजिएगा, 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। और मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या होती है, इसको भी दोस्तों याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ बायोलॉजी के भी प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया है। इस बायोलॉजी के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें खंड ग में बायोलॉजी के प्रश्न पूछा जाएगा। तो दोस्तों इसमें दिया हुआ है कि वह प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं, तो दोस्तों उसको कहा जाता है अपचायी अभिक्रिया कहा जाता है। सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न पूछा गया था कि चर्मदाह या पेलाग्रा रोग में से किस विटामिन की कमी से होता है। तो दोस्तों विटामिन 12 की कमी से होता है। इसकी कमी से चर्मदाह या पेलाग्रा रोग होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें। तो दोस्तों श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका यह निभाता है। अगला दोस्तों है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। तो दोस्तों सुक्रोज के रूप में फ्लोएम के द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर में प्रश्न पूछा गया है। पहला कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो दोस्तों टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जिसको एमाइलेज भी कहा जाता है। ये भोजन के पाचन में प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। परागण का नामांकित चित्र बनाइए, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। पुनरुद्भवन किसे कहते हैं। दोस्तों ये भी आपको 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। और
एक संकरण द्वि संकरण से आप क्या समझते हैं, भी 4 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। अथवा में दोस्तों लिख सकते हैं लिंग संलग्न रोग क्या होता है, किन्हीं 2 लिंग संलग्न रोगों के नाम भी लिखिए। इसी तरह से दोस्तों दोहरा संचरण क्या है स्पष्ट कीजिए। अथवा परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, ये भी आप दोस्तों लिख सकते हैं, 4 नंबर का प्रश्न है। इसी के साथ दोस्तों 12वां प्रश्न दिया हुआ है कि पुमंग या जायलंग में क्या अंतर है, दोनों के कार्य को समझाइए, परागण और निषेचन में विभेद कीजिए। ये भी दोस्तों आपका 7 नंबर का लांग में प्रश्न है। या दोस्तों अथवा में भी प्रश्न आप लिख सकते हैं, एक संकरण क्रॉस के द्वारा मेंडल के पृथक्करण नियम को समझाइए और इससे प्राप्त पीढ़ी का जीन प्रारूप या लक्षण प्रारूप भी बताइए। दोस्तों ये भी 7 नंबर का प्रश्न होता है, आप उसको भी या इसको भी आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान 2022 में प्रीवियस ईयर पेपर को देखें। आई होप कि ये आपको प्रश्न समझ में आया होगा, कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। आप इसी पेपर के माध्यम से आप इस पूरे पेपर को हल कर लीजिएगा और साथ ही इसके माध्यम से ही आप बोर्ड के पेपर की तैयारी कीजिएगा ताकि अच्छा अंक आप प्राप्त कर सके। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो पाने के लिए और साथ ही साथ इसका फुल सॉल्यूशन को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट ज़रूर कर दें कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।